हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम मंडेला इस फिल्म के बारे में बात करेंगे जो कि 2013 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 7.1। तो देखते हैं फिल्म के अंदर क्या है। फिल्म के पहले ही सीन में अफ्रीका का एक जंगली कबीला दिखाया जाता है जहाँ पे उनकी प्रथा के अनुसार कुछ लोगों को किसी रंग से रंगा जा रहा है। दरअसल ये सभी लड़के अब जवान हो गए हैं और इस तरह से इस प्रथा से उन्हें एहसास दिलाया जा रहा है कि वो अब बड़े हो गए हैं और अपने लोगों और अपने कर्तव्य की जिम्मेदारी उठाने लायक हो गए हैं। और यहीं पर हम नेल्सन मंडेला नाम के एक लड़के को भी देखते हैं। अब वो भी बड़ा हो गया है और वो जंगल छोड़कर शहर में जाता है। नेल्सन पढ़ाई करके 1942 तक एक बहुत ही काबिल वकील बन चुका है और इस दौर में काले और गोरे लोगों में बहुत ही रंग भेद हुआ करता था। काले लोगों के साथ यहाँ पे बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता है। उन्हें हर वक्त उनके साथ उनकी पहचान के लिए उनके पासेस रखने पड़ते थे। एक काली महिला नेल्सन के पास आती है जिसपे गोरी औरत के कपड़े चुराने का इल्जाम लगाया था। नेल्सन उस गोरी महिला को कोर्ट में सवाल पूछता है और ये साबित करता है कि वो गोरी महिला झूठ बोल रही है और इस काली महिला पे बेबुनियाद इल्जाम लगाए गए हैं। और इस केस को जीतने के बाद उसे अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस का एक सदस्य जिसका नाम है वॉल्टर, वो मिलने के लिए आता है। दरअसल ये लोग चाहते हैं कि नेल्सन उनके साथ मिलकर अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब ANC से जुड़ जाए, लेकिन नेल्सन उन लोगों को कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं देता। एक रात नेल्सन और उसका दोस्त पार्टी करने के लिए बाहर जाते हैं। वहाँ से उसका दोस्त जिसका नाम है जैक्सन अकेले ही घर जाने के लिए निकलता है और रास्ते में गोरे पुलिस वाले उससे उसका पास दिखाने के लिए मांगते हैं, लेकिन गलती से जैक्सन अपना पास घर पे ही भूल कर आया था। इस वजह से पुलिस उसे गिरफ्तार करके जेल में डालने के लिए ले जाती है, लेकिन वहाँ पर जैक्सन एक पुलिस वाले के जूते पर उल्टी कर देता है और उससे गुस्सा होकर पुलिस वाले उसे इतना मारते हैं कि वो वहीं पर खत्म हो जाता है। नेल्सन उन पुलिस वालों पे केस करना चाहता है पर जज उसे बताते हैं कि जैक्सन की मौत बीमारी की वजह से हुई है और इसी वजह से कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। काले लोगों पे हो रहे अत्याचारों से नेल्सन बहुत ही परेशान हो चुका है। रात में नेल्सन उन कांग्रेस के लोगों से वॉल्टर के घर पे जाकर मिलता है। नेल्सन उन्हें बताने की कोशिश करता है कि हालात सुधारने के लिए हमें शिक्षा लेनी चाहिए और परिश्रम से, अभिमान से अपनी जगह बनानी चाहिए। तब कांग्रेस के मेंबर्स कहते हैं कि हम में से कोई भी अकेले कुछ भी नहीं कर सकता और बदलाव के लिए हमें एकजुट होना होगा, जिससे हमें ताकत मिलेगी। एक दिन वॉल्टर नेल्सन को आकर बताता है कि बसों के किराए बढ़ाए गए हैं और इसी वजह से हम कल बसों का बहिष्कार करने वाले हैं और इसमें शामिल होने के लिए तुम भी चले आओ। नेल्सन के रात भर काम करने की वजह से उसकी बीवी जिसका नाम एल्विन है, वो नेल्सन के तबीयत को लेकर बहुत ही चिंतित हो जाती है। वो नेल्सन को आराम करने के लिए कहती है, लेकिन नेल्सन उसकी बात नहीं मानता। दूसरे दिन नेल्सन अपनी बीवी को लेकर बस स्टॉप पर चला जाता है जहाँ पे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के लोग बहिष्कार कर रहे हैं। यहाँ के हालात देखकर एल्सन की बीवी काफी डर जाती है और घर चलने के लिए कहती है, लेकिन नेल्सन कहता है कि ये लोग कोई भी कानून नहीं तोड़ रहे हैं, मैं भी इनके साथ जा रहा हूँ। और ऐसा कहकर वो उनके साथ चला जाता है और इसी तरीके से समय गुजरता जाता है और साल आता है 1948 का और जगह है ऑरलैंडो टाउनशिप, सोवेतो। नेल्सन अपनी बीवी एल्विन और बेटे थेम्बी के साथ यहाँ पर नए घर में रहने के लिए आया है। दूसरी तरफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स अपनी मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। वो जगह जगह जाकर पर्चे बांट रहे हैं। इसमें अब नेल्सन भी पूरी तरह से शामिल हो चुका है। सैनिक इन लोगों पे हमेशा निगरानी रखते हैं और इसी की वजह से काले लोग परेशान हो गए हैं। नेल्सन सभी आम लोगों को भी आंदोलन में स्पीच देके समझाने लगता है कि हमें वोट करने का अधिकार नहीं है और इसी वजह से ये हमारी सरकार नहीं है, इसीलिए इस अन्याय करने वाली सरकार का हम विरोध करेंगे। वो ज्यादा से ज्यादा हमें जेल में डाल सकते हैं। इसी दौरान नेल्सन एक लड़की से मिलता है जिसके वो करीब आ जाता है और फिर जब वो घर पर जाता है उसकी बीवी के साथ उसका बहुत झगड़ा होता है। दरअसल नेल्सन अपने परिवार, अपने बीवी को समय नहीं दे पा रहा था। इसी की वजह से नेल्सन की बीवी उस पे बहुत नाराज थी और उसे शक भी हो जाता है कि नेल्सन का कहीं कोई चक्कर चल रहा है, जिसकी वजह से भी वो नेल्सन से झगड़ा करती है। और इधर धीरे धीरे नेल्सन के स्पीच में भीड़ बढ़ने लगती है और नेल्सन सारे ब्लैक लोगों के साथ उन जगह पर जाकर आंदोलन करने लगता है जहाँ पर ब्लैक लोगों को जाना मना है। ऐसे ही ट्रेन में जहाँ पर काले लोगों को बैठना मना है, उसी जगह पर जाकर वो बैठ जाते हैं और वहाँ पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। जेल से छूटकर जब नेल्सन घर आ जाते हैं तो देखता है कि घर खाली है।
उसकी बीवी उसको छोड़कर जा चुकी है और वहाँ पर सिर्फ उसका लड़का अकेले ही बैठा हुआ है। और फिर नेल्सन गांव अपनी माँ को मिलने के लिए जाता है। वहाँ उसकी माँ भी उससे बहुत नाराज है। उसकी गिरफ्तारी और उसकी बीवी उसको छोड़ के जाने की वजह से वो बहुत गुस्सा है, दुखी है। नेल्सन अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ कोई भी बात नहीं सुनती। तब नेल्सन वहाँ से भी चला जाता है। एक दिन नेल्सन रास्ते से गुजर रहा था, तब वो बस स्टॉप पे रुकी एक लड़की को देखता है जिसका नाम विनी है। नेल्सन उसे लिफ्ट देता है। दरअसल विनी हॉस्पिटल में काम करती थी और वो भी एक सामाजिक कार्यकर्ता थी जिसने नेल्सन को स्पीच देते हुए कई बार देखा था। तो वो नेल्सन से काफी प्रभावित थी और नेल्सन भी विनी से प्रभावित था। फिर दोनों अक्सर मिलने जुलने लगते हैं और फिर शादी करने का फैसला करते हैं और दोनों भी नेल्सन के गांव में जाकर शादी कर लेते हैं। और फिर ऐसे ही समय और बीतता जाता है। फिर 21 मार्च 1960 का दिन आता है। शार्पविल टाउनशिप के एक पुलिस स्टेशन के बाहर सभी ब्लैक लोग जमा हो जाते हैं। दरअसल ये सभी ब्लैक लोगों के खिलाफ जो कानून बनाया गया है, जिसके तहत हर किसी को अपना पास हमेशा अपने साथ ही रखना होगा, इस कानून का विरोध करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन गोरी पुलिस भीड़ को हटाने के लिए गोली चलाते हैं, जिसमें करीब 100 लोगों की मौत हो जाती है और बहुत सारे लोग जख्मी हो जाते हैं। भागते हुए मासूम लोगों के पीठ पर गोली चलाई गई थी। इसमें बच्चे और औरतें भी मारी गई थी। और इस बात का विरोध जाहिर करते हुए नेल्सन अपना पास जला देता है और उसके पीछे पीछे बाकी सब लोग भी अपना पास जला देते हैं। फिर रात में नेल्सन घर छोड़कर भूमिगत हो जाता है और नॉर्थ अफ्रीका में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के हेडक्वार्टर में गन फायरिंग की ट्रेनिंग लेता है। फिर ये लोग अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस मूवमेंट के पर्चे हर जगह पर बांटने लगते हैं। नेल्सन जगह जगह जाकर लोगों को स्पीच देकर अपने आंदोलन में शामिल कर रहा था और इधर नेल्सन के घर में गोरे पुलिस तलाशी लेने के लिए पहुंच जाते हैं। नेल्सन की बीवी को मतलब विनी को धमकाते हैं और दूसरी तरफ नेल्सन और उसके साथी एक सेफ हाउस जाकर हथियारों की, विस्फोटकों की जानकारी लेते हैं और रात में एक जगह पर ब्लास्ट कर देते हैं। ये न्यूज़ पेपर में भी आ जाती है। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को नेल्सन मंडेला लीड कर रहा था। नेल्सन अब एक विदेशी पत्रकार ब्रायन विडलेक से मिलता है क्योंकि वो चाहता है कि दुनिया को सच्चाई पता चले कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और नेल्सन को गोरे लोगों ने मजबूर किया है लड़ने के लिए। नेल्सन पत्रकार को बताता है कि 50 सालों से हम शांत हैं, अहिंसा से बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार जवाब में हिंसा कर रही है, निहत्थे और गरीब लोगों को मार रही है और हमें अब आजादी चाहिए। और फिर एक दिन विनी नेल्सन से मिलने आती है, साथ में उसके 2 बच्चे भी होते हैं। उसके बाद एक रात को अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के कुछ मेंबर सरकारी ऑफिस में ब्लास्ट करते हैं और इसमें इन मेंबर्स में से एक की मौत हो जाती है और नेल्सन सेफ हाउस छोड़ के दूसरी जगह पर जा रहा था, तब उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथ ही अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के बहुत सारे मेंबर्स को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1963 में नेल्सन और उसके साथियों को कोर्ट में लाया जाता है। तब कोर्ट के बाहर उनके कई सारे समर्थक जमा हो जाते हैं और प्रोटेस्ट करने लगते हैं और फिर नेल्सन के साथ उसके सभी साथियों पे मुकदमा चलाया जाता है। नेल्सन अपनी सफाई में कहता है कि हमें 50 सालों से दबाया जा रहा है, हमें समान राजनीतिक अधिकार चाहिए, एक आदमी एक वोट का अधिकार चाहिए, हमें लोकतांत्रिक समाज चाहिए जहाँ सभी लोगों को समान अधिकार चाहिए, जहाँ काले और गोरों का भेद ना हो। फिर नेल्सन और सभी मेंबर्स फैसला करते हैं कि बिना किसी अपील के वो सजा के लिए तैयार हो जाएंगे। दरअसल इन सभी को उम्मीद है कि इन्हें मौत की सजा सुनाई जाएगी, जिसकी वजह से उनके आंदोलन को और रफ्तार मिलेगी। लेकिन कोर्ट में उनको मौत की सजा ना देते हुए आजीवन कारावास की सजा दी जाती है और इन सभी को वहाँ से लेकर जाते हैं। फिर 13 जून 1964 को रेबेन आइलैंड पे एक खास जेल में इन सभी को लेकर जाते हैं। यहाँ के जेल के इंचार्ज कर्नल को ये लोग कुछ खास पसंद नहीं थे। वो सभी को धमकाते हैं कि तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाओगे और तुम सभी को मौत की सजा दी जानी चाहिए थी। फिर इन सभी को जेल के कैदियों के कपड़े दिए जाते हैं, जिसमें लंबी पैंट्स नहीं होती है बल्कि शॉर्ट्स होती हैं और इनके सेल्स भी बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। अब ये सभी निराश हो गए हैं। इन सभी लोगों से जेल में कड़ी मेहनत करवाई जाती है और जेल के सिपाही इन्हें हर वक्त गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं, जिनकी आड़ में इन लोगों को मारा जाए, इनके हौसले तोड़े जाए। फिर एक दिन जेल का एक सिपाही आकर नेल्सन को एक पेपर का कटिंग देता है जिसमें छापा था कि विनी को गिरफ्तार कर लिया है।
ये पढ़ते ही नेल्सन दुखी हो जाता है। अक्सर नेल्सन के आने वाले खत की जानबूझकर बहुत सारी लाइनें फाड़ दी जाती थी, जिस वजह से नेल्सन विनी की यादों में खोया सा रहता था। बारिश के मौसम में इन्हें रात भर बिना कपड़ों के खड़ा किया जाता है। तब नेल्सन कहता है कि मैं तुम लोगों की शिकायत करूंगा, और ये सब कर्नल देख रहा होता है। इधर इनके सेल में इनका सामान तितर बितर कर दिया गया है। इन्हें अलग अलग तरह से परेशान करने की कोशिशें की जा रही है। दूसरे दिन जेल का इंचार्ज नेल्सन से मिलता है और कहता है कि तुमने अगर ऊपर शिकायत कर भी दी और उन्होंने मुझे बर्खास्त कर भी दिया तो भी मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे उनके नौकरी की जरूरत भी नहीं है। मेरे पास बहुत खेती है और पैसा भी। और फिर नेल्सन उससे लंबे पैंट की मांग करता है। कुछ दिनों बाद विनी जेल में नेल्सन को मिलने के लिए आती है और बातों ही बातों में विनी दिल में गोरे लोगों के खिलाफ जो नफरत भरी है वो जाहिर करती है। वो नेल्सन को ये भी बताती है कि उसकी माँ बहुत बीमार है और मरने के कगार पर है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और एक दिन विनी को घर से फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है और अब माँ और बाप दोनों भी जेल में हैं और इनके बच्चे घर पर हैं। नेल्सन को अपने बच्चों को साल में सिर्फ 2 ही बार खत लिखने की इजाजत थी, लेकिन ये खत उन तक नहीं पहुंचाए जाते थे। उधर विनी को भी जेल में बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, पीटा जाता है। कुछ दिनों बाद जब सभी कैदी काम कर रहे थे तब कर्नल आकर नेल्सन को बताता है कि मैं अगले साल रिटायर होके यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन तुम यहाँ पर जिंदगी भर रहोगे। इसके जवाब में नेल्सन कहते हैं कि तुम 1 साल का भी इंतजार क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, बहुत खेती है, तुम्हें नौकरी की आखिर क्या जरूरत है? नेल्सन कहता है कि तुम 1 साल इतना लंबा इंतजार क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास तो बहुत पैसे हैं और तुम्हें इस नौकरी की जरूरत भी नहीं है। ये करारा जवाब देके नेल्सन वहाँ से चला जाता है। फिर इन सभी कैदियों को लंबी पैंट्स दी जाती हैं। इससे सभी कैदी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर एक दिन नेल्सन को एक तार दिया जाता है। दरअसल ये तार नेल्सन की पहली बीवी एल्विन का होता है, जिसमें लिखा होता है कि नेल्सन के बेटे थेम्बी की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। और ये पढ़ते ही नेल्सन बहुत दुखी हो जाता है और रोने लगता है। फिर उसके अंतिम संस्कार को जाने के लिए नेल्सन जेल के ऑफिसर से बात करता है, लेकिन उसे इजाजत नहीं दी जाती, जिससे नेल्सन और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। इधर 16 महीनों के बाद विनी को जेल से छोड़ दिया जाता है। सभी ब्लैक लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर विनी पत्रकारों को कहती है कि जब मैंने नेल्सन से शादी की थी तब मैं बहुत छोटी थी, लेकिन सरकार और जेलर के अत्याचारों की वजह से अब मैं बहुत बड़ी और बहुत मैच्योर हो गई हूँ और अब मैं किसी से नहीं डरती। और फिर 16 जून 1976 का समय आता है। जगह है सोवेतो। ब्लैक आंदोलनकारी हर जगह पर बहिष्कार कर रहे हैं और उन्हें रोकने के लिए पुलिस और सैनिक सख्ती से पेश आ रहे हैं और फिर इस वजह से आंदोलनकारी भी आक्रामक हो रहे हैं। बहुत सारी गिरफ्तारियां हो रही है, जिसमें बहुत सारे जवान लड़के होते हैं। इन सब को भी उसी जेल में डाल दिया जाता है जहाँ पर नेल्सन है। ये जवान लड़के जब नेल्सन से मिलते हैं तब नेल्सन गार्डन में काम कर रहे होते हैं। उसे इस तरह से देखकर वो लड़के नेल्सन का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि नेल्सन मंडेला अब बूढ़ा हो गया है और उसने हार मान ली है। तब नेल्सन उन्हें समझाते हैं कि तुम लोग बेशक बहुत बहादुर हो, लेकिन तुम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। हमें एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। अकेले वो हमें मार सकते हैं, जेल में बंद कर सकते हैं, लेकिन संगठन हमेशा काम करता रहेगा। कुछ दिनों बाद नेल्सन को उसकी बेटी मिलने के लिए आती है। पिछली बार जब नेल्सन ने अपनी बेटी को देखा था तब वो सिर्फ 3 साल की थी और अब वो काफी बड़ी हो गई है। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। उसे उम्मीद है कि नेल्सन को जल्दी ही रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया का समर्थन उनको मिल रहा है। और फिर आगे हम देखते हैं कि सच में पूरी दुनिया के लोग नेल्सन को छोड़ने की मांग कर रहे हैं, उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिन ब दिन यह आंदोलन बढ़ते ही जा रहा है और इस वजह से सरकार दबाव में आ रही है और नेल्सन और उनके साथियों को 31 मार्च 1982 को केप टाउन के एक जेल में शिफ्ट कर देती है। ये सभी लोग 18 सालों बाद रोबेन आइलैंड के जेल से बाहर निकले हैं। इन सभी को एक ही रूम में बंद रखा जाएगा। इन पर हमेशा 1 वे ग्लास और माइक्रोफोन के जरिए नजर रखी जाएगी। उधर विनी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की पूरी कमान अपने हाथों में ले चुकी है और सभी को सशस्त्र उठाव करने के लिए प्रेरित कर रही है और उससे प्रभावित होकर बहुत ही बड़ा विद्रोह शुरू भी हो चुका है, जिसमें बहुत सारे मासूम लोगों की, बच्चों की जान जा रही है। ये हिंसा इतनी बड़ी होती है कि सरकार नेल्सन को रिहा करने के लिए भी तैयार हो जाती है।
बदले में वो नेल्सन से चाहते हैं कि वो इस हिंसा को रोके। फिर जेल में विनी को नेल्सन से मिलवाया जाता है और पूरे 21 सालों के बाद ये दोनों एक दूसरे को छू पा रहे थे। दोनों भी बहुत ही भावुक हो जाते हैं। वो नेल्सन से कहती है कि रिहाई का प्रस्ताव सिर्फ हमें फंसाने के लिए है। अगर तुम वो मानते हो तो ये हमारे लोगों का विश्वासघात होगा। हमारे लोग सड़कों पे लड़ रहे हैं और सरकार हमसे डरी हुई है। तब नेल्सन विनी को एक कागज का टुकड़ा देता है। फिर हम देखते हैं कि 10 फरवरी 1985 को ओरलैंडो स्टेडियम में भीड़ जमी है। ये सभी यूडीएफ यूनिट के लोग हैं और यहाँ पर नेल्सन की बेटी स्पीच दे रही है और ये वही स्पीच होता है जो नेल्सन ने विनी को दिया था। नेल्सन ने लिखा है कि प्रेसिडेंट हिंसा रोकना चाहते हैं। मैं कोई हिंसक आदमी नहीं हूँ। जब हमारे सारे रास्ते बंद कर दिए गए तब हमने हिंसा का रास्ता अपनाया था। प्रेसिडेंट को हिंसा और रंग भेद खत्म करने दो। मैं इसे नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं और आप आजाद नहीं हैं और मैं प्रेसिडेंट के प्रस्ताव को नकारता हूँ। फिर नेल्सन को 5 लोगों से मिलवाया जाता है जिसमें न्याय मंत्री है, जनरल और कारागार विभाग के लोग हैं, राष्ट्रीय खुफिया सेवा के भी लोग हैं। ये सभी लोग बात करके अभी के तनाव भरे हालात को सुधारने का कोई रास्ता ढूंढना चाहते हैं। लेकिन नेल्सन के सभी साथी बातचीत को आगे बढ़ाने के खिलाफ है। लेकिन नेल्सन कहते हैं कि मुझे जो सही लगेगा मैं वो करूंगा और वो उन 5 लोगों की टीम से बातचीत आगे बढ़ाते हैं। नेल्सन की मांग है कि एक आदमी एक वोट, ये अधिकार उनको मिलना चाहिए। लेकिन नेल्सन की ये मांग टीम को स्वीकार्य नहीं है। उन्हें डर है कि इस अधिकार से ब्लैक लोग सत्ता पर आकर उनसे बदला ले सकते हैं। इस बातचीत के दौरान एक तरफ नेल्सन के साथी नेल्सन पे नाराज है और दूसरी तरफ बाहर हिंसा कत्लेआम जारी है। फिर नेल्सन को अकेले ही सैनिक निगरानी में एक घर में रखा जाता है और यहाँ पर नेल्सन के परिवार के किसी भी सदस्य को कभी भी आने और जाने की इजाजत होती है। इसीलिए नेल्सन को मिलने बहुत सारे लोग आते हैं। इस घर में भी हर वक्त हिडन कैमरा के जरिए और माइक्रोफोन्स के जरिए नेल्सन पे निगरानी रखी जा रही है। फिर गोरों की टीम के साथ बातचीत में नेल्सन बताते हैं कि मैं हिंसा को रोकने का वचन नहीं दूंगा और न ही एक आदमी एक वोट में कुछ बदलाव चाहूंगा। और फिर नेल्सन को प्रेसिडेंट के साथ मिलवाया जाता है और यहाँ पर प्रेसिडेंट नेल्सन को बताते हैं कि मैंने तुम्हें बिना शर्त रिहा करने का फैसला किया है। 11 फरवरी 1990 को नेल्सन को रिहा कर दिया जाता है और लोग खुशी के साथ नेल्सन का स्वागत करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं विनी और नेल्सन में दूरियां पनपती जा रही है और नेल्सन के रिहाई के बावजूद भी हिंसा जारी है। नेल्सन शांति से गोरों के साथ सत्ता साझा करके सुलह करना चाहता है, लेकिन सभी ब्लैक लोग इसके खिलाफ है। यहाँ तक कि विनी भी लड़ाई, युद्ध और हिंसा चाहती है और वो लोगों के बीच में नेल्सन के खिलाफ बातें करना शुरू करती है। इस वजह से नेल्सन और विनी के बीच बहुत बहस हो जाती है और नेल्सन विनी से अलग रहने का फैसला करके वहाँ से चले जाते हैं और ये बात वो प्रेस में भी जाहिर करते हैं। अनगिनत कोशिशों के बावजूद भी हिंसक स्थिति नियंत्रण में नहीं आ रही है। अशांति इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि काले लोग बहुत ही ज्यादा संख्या में मारे जा रहे हैं। सभी लोगों पे जैसे हैवानियत हावी हो गई है। ये मंजर देखकर नेल्सन बहुत ही दुखी हो जाते हैं और इसीलिए वो टीवी पे लोगों को शांति बनाने के लिए संबोधित करने के लिए आते हैं और कहते हैं कि आज तक के गोरे लोगों के अत्याचारों को माफ करके शांति बनाए रखिए। हम युद्ध नहीं जीत सकते लेकिन हम चुनाव जीत सकते हैं, तो शांति बनाकर चुनाव में वोटिंग करो। और फिर 27 अप्रैल 1994 को चुनाव होते हैं। सभी ब्लैक लोग वोटिंग करते हैं। सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि ये इनके जिंदगी का पहला वोटिंग है। ये सब हद से ज्यादा खुश होते हैं। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी की जीत हो जाती है और नेल्सन प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तकरीबन 27 साल जेल में बिताने के बाद और अपने कई सारे रिश्तों के बलिदान देने के बाद नेल्सन ने अपने लोगों के लिए जो चाहा था वो पा लिया है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको इस फिल्म की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।